हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। जीके टुडे की इस न्यूज एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लासगो स्कॉटलैंड पहुंचे हैं। रीजन है COP26 समिट। यह यूनाइटेड किंगडम और इटली की प्रेसिडेंसी में ग्लासगो स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम में 31 अक्टूबर और 12 नवंबर के बीच होने वाली एक समिट है, जो कहीं ना कहीं न केवल भारत के लिए पूरे विश्व में हो रहे क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट मानी जा सकती है। देखिए, इसमें भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आई है। भारत और इटली ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर और साथ ही नेचुरल गैस के लिए कंबाइंड प्लान पर मिलकर आपस में काम करना चाहते हैं। इसमें ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। देखिए, दोनों देश ऊर्जा के क्षेत्र में जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें अपनी पार्टिसिपेंसी को मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं। इटली के शहर रोम के अंदर G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली में उनके मारियो ड्रैगी के बीच में पहली वार्ता हुई। इस बैठक के बाद में ये एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि दोनों देशों की जो कंपनियां हैं वह एनर्जी जो चेंजेस हैं उनसे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनमें कंबाइंड इन्वेस्टमेंट को लेकर इनोवेटिव है और इसका ऑब्जेक्टिव भारत के 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट की जो लक्ष्य है उनको हासिल करना है। देखिए, इसके अलावा दोनों जो पक्ष है उनके बीच में नेचुरल गैस, कार्बन लेस जो टेक्नोलॉजी है उनसे संबंधित जो इनोवेशंस हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं और अन्य जो फील्ड्स हैं उनको लेकर भी भारत और इटली की कंपनियां साथ मिलकर काम करेंगी, परियोजनाएं बनाएंगी। इस तरह की सहमति बनी है। देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि UNSCC की ये जो COP26 सम्मेलन है इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील का एक शहर है वहाँ पे अर्थ समिट आयोजित किया गया था और इस अर्थ समिट में क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस्टेब्लिशमेंट रूल्स बनाए गए थे, कुछ मॉड्यूल्स बनाए गए थे जिस पर 154 देशों ने अपने सिग्नेचर किए थे और इस UNSCC का हेडक्वार्टर आपको बॉन, जर्मनी में देखने को मिलेगा और ये एक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के तहत स्थापित एक सेक्रेटेरिएट है जो क्लाइमेट चेंज के डेवलपमेंट के लिए हर साल एक समिट रखता है जिसमें बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कुछ छोटा सा इतिहास। इसके अलावा ये जानना जरूरी है कि भारत ग्रीन एनर्जी को लेके इतना डेवलपिंग क्यों है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। पीएम ने यह भी कहा कि यह ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में एक नई प्रगति लाएगा और भारत इससे आत्मनिर्भर बनेगा। इससे ग्रीन जॉब के अवसर खुलेंगे। उन्होंने ये भी कहा था हमें ग्रीन हाइड्रोजन को भारत के लिए प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का हब बनाना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में जरूर कहा था। देखिए, ये जानना भी जरूरी है कि ग्रीन हाइड्रोजन दरअसल क्या होती है। ये एक प्रकार का हाइड्रोजन फ्यूल है जो फॉसिल के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी के यूज से बनाया जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक साफ एनर्जी मिल सकती है। भारत में फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल तैयार करने के लिए 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली है पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन गैस पैदा की जाती है। इसमें पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है और दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसमें प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़कर अलग किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन को ले लेते हैं और बचे हुए कार्बन का इस्तेमाल ऑटो, इलेक्ट्रिक और एयरोस्पेस सेक्टर में किया जाता है। तो ये 2 टेक्नोलॉजी भारत में इस ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलपिंग के लिए काम कर रही है। लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन दरअसल इस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में किस तरह से काम करेगी। इसके लिए गाड़ियों में फ्यूल सेल लगेंगे। फ्यूल सेल्स को बैटरी भी आप मान सकते हैं जिसमें कैथोड और एनोड के नाम से 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से केमिकल रिएक्शन होगी और उससे एनर्जी प्रोडक्शन होगा और ये फ्यूल सेल ही हाइड्रोजन गैस की खपत करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। वेस्टेज के रूप में यहाँ पे पानी बचेगा जिससे धुआं निकलने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा कम है। ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वह हमें कम देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन गैस को पैदा करने के लिए नेचुरल गैस, मॉलिक्यूल गैस, बायोमास, सोलर और एयर जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस ऊर्जा को कार और बड़ी गाड़ियों में भी लगा सकते हैं, घरों में भी
बिजली के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत की जितनी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल इस दिशा में आगे काम कर रही हैं। प्राइवेट कंपनियों में टाटा, रिलायंस, अडानी जैसी कंपनियां भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुकी है। आईआईटी और देश की कई बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट हाइड्रोजन एनर्जी के शोध में अभी भी लगी हुई है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, साल 2047 यानी भारत की आज़ादी की शताब्दी पर देश के एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए ये भारत के लिए एक गेम चेंजर भी आप मान सकते हैं, जिससे भारत कहीं ना कहीं आने वाले सालों में ग्लोबली एक एनर्जी लीडर भी बन सकता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए सबसे अच्छा एक विकल्प माना जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा और साल 2030 तक कारों के अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी इससे चलाया जा सकेगा, जिसमें ट्रेन भी शामिल है जिसे हाइड्रोजन गैस से चलाया जाएगा। साथ ही एशियन पैसिफिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जापान और साउथ कोरिया इसके लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। 2017 में जापान ने हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार की जो 2030 तक निर्धारित की गई है। इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला भी स्थापित करना है। यदि हम साउथ कोरिया की बात करें तो हाइड्रोजन इकोनॉमी के डेवलपमेंट और हाइड्रोजन को प्रोटेक्शन करने के लिए एक एक्ट 2020 में वहां बनाया गया है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल का जो प्रोडक्शन है इसके लिए साउथ कोरिया बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो भारत को भी इस दिशा में आगे बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत का एनवायरनमेंट और ज्योग्राफिकल कंडीशन यदि हम देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए इंडिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री माना जा सकता है। ये था इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू।